हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का लर्न शिक्षा में स्वागत है। आज जैसा कि हमारी एक सीरीज चल रही है हिंदी पेडागोजी की, तो उसमें थर्ड यूनिट का थर्ड टॉपिक है भाषा प्रयोग एवं कौशल। भाषा प्रयोग एक कौशल। तो उसे समझने से पहले चलिए हम भाषा का महत्व देख लेते हैं। वैसे तो हमने ये टॉपिक डिस्कस कर रखा है कि भाषा का क्या महत्व है, पर जैसे हम आगे नेक्स्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज भी ले लेते हैं। भाषा का महत्व क्या है? तो विचार विनिमय का सरलतम माध्यम है। हम अपने विचारों का आदान प्रदान आसानी से कर सकते हैं भाषा के माध्यम से। और ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन है, इससे आसानी से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। राष्ट्र की एकता का आधार है। हमें पता है कि राष्ट्र की एकता यानी अखंड भारत बनाना है, तो उसमें जो भाषा होनी चाहिए यानी कि एक मातृभाषा होनी आवश्यक है। पर लेकिन ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि वो मातृभाषा हमारी जो हो वो सभी को सभी पे एक बाध्यता ना हो मातृभाषा की। तमिल वाला भी मातृभाषा ही का प्रयोग करे, पर वो एक उसकी अच्छी समझ रखता हो, उस लेवल की एक भाषा आनी चाहिए यानी मातृभाषा आनी चाहिए। इससे राष्ट्र की एकता का आधार तैयार होता है। सामाजिक जीवन में प्रगति का माध्यम बनाता है। व्यक्तित्व निर्माण में सहायक, चिंतन एवं मनन का स्रोत या माध्यम, साहित्य कला सभ्यता एवं संस्कृति का रक्षक है। शिक्षा भाषा ही प्रगति की आधारशिला है, यानी जो शिक्षा में ग्रहण करनी है भाषा ही उसकी प्रगति की आधारशिला है। तो इस प्रकार हमने भाषा का महत्व देख लिया है। तो चलिए हम आगे अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है भाषा प्रयोग एक कौशल। तो इसे शुरू करने से पहले हमें समझना चाहिए कि पहले हमने भाषा का देख लिया क्या महत्व है, अब एक समझना चाहिए कि कौशल क्या होती है, स्किल क्या होती है। कौशल वही होती है कि जब एक व्यक्ति किसी काम को करने में ऐसा निपुण हो जाए कि उसको वो करने में कोई भी कठिनाई ना हो, तो उसे कहते हैं कि वो उस काम में कौशल हो गया, उस काम में उसे स्किल प्राप्त हो गई। जैसे कि हम एक उदाहरण लें, जैसे कि डिजिटल युग है, आज का डिजिटलीकरण हो गया है। तो ये फ़ोन है और इसमें QR कोड ऐसे स्कैन करने के लिए है, और यहाँ पे QR कोड, ये शॉप है और ये एक व्यक्ति है। तो क्या होगा, ये जाएगा और इसको QR स्कैन करेगा और ये तुरंत उसके बैंक में उसके पैसे चले जाएंगे और ये अपना सामान ले लेगा। तो यहाँ क्या हुआ कि ये इस चीज़ को करने में उसको निपुणता हासिल, यानी उस चीज़ में उसको स्किल प्राप्त है, वो कौशल है। अब हम दूसरा एग्जांपल लें, जैसे एक लड़की है, हाँ, ये अपने कॉलेज में पढ़ाई कर रही है, पर लेकिन एक दिन कॉलेज में एक फंक्शन था। अचानक से एक सर ने कहा कि हमें एक डांस प्रतियोगिता रखनी है ताकि हम जो है अपने कार्यक्रम को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकें, क्योंकि बीच बीच में एंटरटेनमेंट भी आवश्यक है। तो पूछा गया कि डांस किसको आता है, तो इस लड़के ने कहा कि मैं डांस में निपुण हूँ, मुझे डांस आता है। तो यानी क्या, इसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे कि कोई फंक्शन होता है तो उसमें प्रैक्टिस कराई जाती है, पर लेकिन ये क्या करेगी, ये जाके तुरंत डांस परफॉर्म कर देगी, क्योंकि इसमें इसको स्किल प्राप्त है, यानी इसमें ये निपुण है, डांस करने में ये निपुण है। तो इस प्रकार कोई ना कोई जो होता है वो अपनी कला में निपुणता हासिल कर लेता है और वही उसका कौशल बन जाता है। तो कौशल एक अर्जित भी किया जा सकता है, कौशल को प्रयत्न के माध्यम से सीखा भी जा सकता है और कौशल को सिखाया भी जा सकता है। और कुछ कौशल ऐसे होते हैं जो बचपन से ही हमें मिले होते हैं, पर लेकिन बचपन से जो मिले होते हैं वो हमें उसमें अभ्यास करके उस चीज़ में हम निपुणता हासिल कर सकते हैं। कौशल तभी प्राप्त होगा जब उसमें हम अभ्यास जारी रखेंगे। कौशल एक दिन में नहीं आता है। तो चलिए, हम भाषा प्रयोग भी एक कौशल है, यानी भाषा प्रयोग करना एक कौशल है। भाषा एक दिन में नहीं आती, उसमें एक कौशल है, एक स्किल है, यानी उसको सीखना पड़ता है। तो अब हम देखते हैं, भाषा जो है वो केवल, अब भाषा एक है, एक व्यक्ति उसको केवल सुने ही कभी बोले नहीं, तो क्या वो कभी बोल पाएगा किसी के सामने? तो कभी बोलेगा तो वो लड़खड़ा के बोलेगा। अगर कोई व्यक्ति है वो केवल बोलता ही रहे, कुछ भी भाषा का यूज़ करे, कोई भी अस्पष्ट भाषा का यूज़ करे, यानी कि उसकी मानक भाषा ना हो, यानी हम यहाँ पे ले सकते हैं कि एक क्षेत्रीय भाषा।
अवधी भाषा का। वो हमेशा अवधी भाषा यूज़ कर रहा है। उसने कभी न्यूज़पेपर खोल के नहीं देखा कि उसमें मानक भाषा क्या लिखी हुई आती है, और उसने ना कभी टेलीविज़न देखा कि कौन कौन सी भाषाएं यूज़ होती है। तो वो जब भी बोलेगा अवधी में बोलेगा, यानी कि ना केवल ज़्यादा बोलने से ना ज़्यादा सुनने से भाषा आती है। भाषा का प्रयोग हमें क्या होना चाहिए, भाषा को ध्यान में रखकर उसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि भाषा विज्ञान, भाषा क्या है, एक कौशल है। उसको ध्यान में रखेंगे, उसको सुनेंगे, उसको बोलेंगे, तभी वो हमें आएगी। तो पहला इसकी विशेषता है, भाषा प्रयोग एक कौशल है। उसकी विशेषता है भाषा प्रयोग एक कला है। यानी जो भाषा का प्रयोग करना एक कला होती है। अब आप लोग जो कला है, यानी कला या कौशल, उसको भी कह सकते हैं कला। तो कला क्या होती है, अगर कला, हमें कुछ चीज़ में कला हासिल करनी है तो उसको रोज़ क्या करना पड़ेगा, उसका रोज़ हमें अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे हमें डांस सीखना है, डांस अकेडमी जैसे डांस है, तो डांस को रोज़ हमें अभ्यास करना पड़ेगा, रोज़ डांस सीखना पड़ेगा हमें। और फिर एक होता है उसका अनुकरण करना पड़ेगा। यानी कि जब हम सीखेंगे तो उसको फॉलो करते रहेंगे। जब हम किसी चीज़ को फॉलो करते हैं तो क्या होता है, उसमें नई नई चीज़ें ऐड होती रहती हैं। जैसे हमने डांस इंडिया डांस से फॉलो कर लिया कि मैं इसको मैं देखूँगी कौन कौन से स्टेप नए नए आते हैं, और उसको मैं अपनी अभ्यास में शामिल करती रहूँगी, एक्सरसाइज में शामिल करती रहूँगी। यानी कि सतत अभ्यास और सतत अनुकरण के माध्यम से किसी भी कला में निपुणता हासिल की जा सकती है, यानी कला को सीखा जा सकता है। तो भाषा प्रयोग क्या है, एक कला। यानी भाषा का जब हमें सीखना है तो उसको अनुकरण करना पड़ेगा और उसको सतत अभ्यास करते रहना पड़ेगा। यानी सतत अभ्यास करने से हम उस भाषा में एक निपुणता हासिल कर लेंगे और भाषा प्रयोग में हम कला हासिल कर सकते हैं। अब दूसरा है, भाषा ज्ञान गम्य नहीं, अभ्यास गम्य है। वही चीज़, भाषा को केवल पढ़ के नहीं आ सकता है कि हम एक बुक व्याकरण की, हिंदी व्याकरण की हम बुक लेके आए, फिर हमने इसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया कि चलिए आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कल तक हमें हिंदी व्याकरण आ जाएगी और परसों मैं जाऊँगी, स्पीच दे दूँगा अच्छे से। तो इसमें क्या हुआ, वो आया, उसने सारे सिद्धांत पढ़ लिए, व्याकरण की परिभाषा, सिद्धांत, जितने जितने प्रयोग दिए थे, सारी थ्योरी सब रट डाली उसने। पर लेकिन जब वो प्रयोग करने पे आया तो वो उसको उन चीज़ों को अप्लाई नहीं कर पा रहा था। यानी व्यवहार में तो नहीं, वो सैद्धांतिक रूप से तो याद कर लिया सब उसने। यानी कि एक पक्ष तो सैद्धांतिक रूप से यानी ज्ञान पक्ष उसका हावी हो गया, लेकिन क्या हुआ, अभ्यास उसने नहीं किया, तो यानी व्यवहारिक पक्ष उसको नीचे हो गया। तो यानी कि क्या है, भाषा ज्ञान गम्य नहीं अपितु अभ्यास गम्य, उसको रोज़ सीखने से आएगा। जैसा हमने कल इसके प्रीवियस ईयर में एक बच्चे वाला उदाहरण लिया था कि बच्चा जहाँ रहता है अपने परिवेश और समाज से भाषा का ग्रहण कर लेता है, यानी मातृभाषा को अर्जित कर लेता है। तो वो बच्चा क्या एक दिन में सीख जाता है भाषा बोलना। कभी वो किसी चीज़ को होता है तो वो अलग अलग चीज़ें बोलता है। जैसे मम्मी को कभी दादी बोल देता है, दादी को कभी मम्मी बोल देता है। यानी कि वो कुछ कॉन्सेप्ट जो होते हैं उसके क्लियर नहीं होते हैं एक दिन में। तो जब धीरे धीरे अभ्यास करते रहता है तो उसको बुआ मौसी सब में अंतर करना भी आ जाता है, और किसको मैं बोलना चाहिए, किसको था बोलना चाहिए, वो भी आता है। छोटे बच्चे अक्सर गलती करते हैं कि वो बोल देते हैं, जैसे कोई लड़की है गर्ल, तो वो बोलेगी मैं जा रहा हूँ, और कोई लड़का होगा तो कभी कभी वो अपने परिवेश से भाषा ग्रहण करता है, बोला मैं जा रही हूँ। तो क्या होता है यहाँ पे क्या होता है, वो अपने जेंडर के अकॉर्डिंग भाषा नहीं सीख पाते, क्योंकि भाषा ज्ञान गम्य नहीं अभ्यास गम्य है। तो यानी धीरे धीरे अभ्यास करने से वो जेंडर की जो भी उसकी मिस्टेक है वो धीरे धीरे अभ्यास से वो सीख जाता है। अब तीसरी है इसकी विशेषता, भाषा अधिगम केवल व्याकरणिक अधिगम नहीं है। जैसा हमने आगे समझा कि केवल व्याकरण सीखने से नहीं आ जाएगा कि एक दिन बुक लाएं और सीख लिया, दूसरे दिन बोलना शुरू हुए। भाषा को सीखना है तो उसके वास्तविक उद्देश्य यानी कि बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनने की क्षमता विकसित करना है, तभी हम भाषा सीख पाएंगे। भाषा पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए, यानी निरंतर अभ्यास करते रहें और प्रशिक्षित जो आदतें हैं उनको अपने अंदर लाते रहें, तो इससे हम भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर सकते हैं।
अब है भाषा प्रयोग स्तर। तो भाषा प्रयोग स्तर यानी कि भाषा का जो प्रयोग होना चाहिए वो बिना अवरोध के होना चाहिए। जो उसका स्तर एक लेवल है भाषा प्रयोग करने का, यानी ये सब जो कौशल हम पढ़ रहे हैं तो यानी इन कौशलों को कैसे यूज़ कर सकते हैं, उनका क्या महत्व, दोनों एक ही में दिए गए हैं। तो भाषा प्रयोग का स्तर हमारा ऐसा होगा जब हम उसमें कौशलता हासिल कर लेंगे कि उसमें कोई अवरोध ना रहे। ऐसा ना हो कि हम बोलने के टाइम रुक जाएं और फिर सोचें कि अरे यार यहाँ पे मतलब कौन सा व्याकरण यूज़ होगा या कौन सा शब्द यूज़ होगा, मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही, फिर हम वहाँ पे अपना बोलने का जो है वो अवरोध आ जाएगा। यहाँ पे गति वो मंद पड़ जाएगी। तो इस प्रकार भाषा का जो प्रयोग का स्तर होगा वो बिल्कुल बिना अवरोध के होना चाहिए। भाषा सीखने के प्रति अभिरुचि होनी चाहिए, यानी ज़बरदस्ती भाषा सीखने का जोर ना डाला जाए, बाध्यता ना हो। कभी कभी हम देखते हैं कि स्कूल में माता पिता अपने बच्चों का एडमिशन करा देते हैं कि उनको इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है, उनको फ्रेंच सीखना है, उनको इटालियन सीखना है। किसी किसी स्कूल में तो काफ़ी सारी जो होती हैं भाषाओं को रखा जाता है कि बच्चा जो भी चाहे वो भाषा यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सीख सकता है, यानी त्रिभाषा सूत्र हमने देखा था। बट यहाँ पे राजभाषा नहीं, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं को भी रखा जाता है। तो कभी कभी बच्चों की बिना रुचि बिना अभ्यास के पेरेंट्स कहते नहीं आपको फ्रेंच सीखना है। तो बच्चा क्या, जब उसकी रुचि ही नहीं होगी फ्रेंच सीखने में तो क्या उसमें वो अभ्यास हासिल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, यानी वो नहीं सीख पाएगा। धीरे धीरे डिमोटिवेट होते होते वो छोड़ देगा, क्लास बंक करने लगेगा। पर लेकिन बच्चे की अभिरुचि है संस्कृत सीखने में, मान लिया कि उसकी रुचि है कोरियन सीखने में, तो वो क्या करेगा, रोज़ पर्टिकुलर क्लास करने जाएगा, रोज़ उसको सीखेगा, घर पे आएगा बोलेगा, घर पे आएगा उन शब्दों को मिरर के सामने खड़े होके बोलेगा और घर पे बताएगा नहीं इसको ऐला बोलते हैं, इसको वैला बोलते हैं, मतलब जो भी शब्द होंगे उनका वो प्रयोग करेगा। तो फला तरीके के जो वर्ड हैं उसको आने लगेंगे, फिर उसका वो प्रयोग करेगा। यानी क्या होगा यहाँ पे प्रयोग के स्तर पर हम देखें तो यानी कि उस जो अभिरुचि उसकी पैदा होगी तो वो रुचि और जिज्ञासा के आधार पर ही होगी। यानी भाषा को जो सीखना है, भाषा के सीखने के प्रति अभिरुचि होनी चाहिए, यानी कि हमारी इच्छा शक्ति होनी चाहिए उसको सीखने के लिए, हमारे अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो अब इच्छा शक्ति होगी, चलो माना हमारे अंदर एक इच्छा शक्ति है, मैंने इंग्लिश की क्लास ज्वाइन कर ली और मैं कल से इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने लगी। पर क्या वो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स तब तक प्रभावी हो पाएगा जब तक मैं उसको प्रयोग करूँगी? यस, इसको ऐसे समझते हैं कि जब तक हम इंग्लिश बोलेंगे उस परिवेश में, हम परिवेश में रहें और वातावरण वहाँ का ऐसा है कि वहाँ पे इंग्लिश बहुत ज़्यादा बोली जाती है, तो हमें इंग्लिश जो हम सीख रहे हैं उसको हम अप्लाई भी कर रहे हैं, तो यानी कि जो हम यहाँ से ले रहे हैं तो उसका हमें आउटपुट भी मिलेगा। ठीक है, यानी कि वातावरण का निर्माण होना चाहिए, भाषा सीखने के लिए वैसा वातावरण होना चाहिए और भाषा सीखने की आवश्यकता भी होनी चाहिए। हाँ, जैसे हमने भाषा सीखी कोरियन भाषा सीखी, कोरियन लैंग्वेज सीखने के पीछे हमें उसकी आवश्यकता क्या है ये भी समझना चाहिए। बहुत लोग तो आजकल कोरियन वेब सीरीज़ देखने के लिए भाषा सीखते हैं कि चलो कोरियन सीखते हैं फिर उसके बाद वेब सीरीज़ देखेंगे। तो इस तरीके के बहुत लोग, क्योंकि उनकी आवश्यकता है तो वो सीख रहे हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि भाषा सीखने के प्रति अभिरुचि कैसे होनी चाहिए। अब हम चलते हैं भाषा के 4 कौशलों का महत्व। तो भाषा में 4 कौशल माने जाते हैं कि भाषा को सीखने के लिए यानी प्रयोग करने में 4 कौशल का महत्व यानी उनका योगदान है। सुनने का, समझने का, पढ़ने का, लिखने का एवं बोलने का। सुनने, समझने, पढ़ने, लिखने, बोलने। तो अब जो ये समझना है ये बीच में 5वां ऐड हुआ है, पर लेकिन मेन 4 यही हैं, सुनना, पढ़ना, लिखना, बोलना और फिर उसके बाद समझना। तो जब भी हम भाषा सीखेंगे तो हमने पहले ही रूल देख लिया कि भाषा सीखना है तो यानी प्रयोग भी करेंगे, यानी सुनेंगे भी और बोलेंगे भी। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, पर इन्हीं दोनों कॉम्बिनेशन से नहीं आएगा कि हमने सुना और हमने बोला, उसको हम कभी कभी अपनी डिक्शनरी में ऐड करते चलेंगे, लिखेंगे और उस पर मनन करेंगे। तो कभी ना कहीं भी ये चीज़ें जो इतनी सब चीज़ें मिलके ही हमारे भाषा कौशल को यानी भाषा प्रयोग के कौशल को बढ़ावा देती हैं। इस प्रकार हमने देख लिया कि ये विशेषताएं क्या हैं। अब हमने बुकिश लैंग्वेज में नहीं देखा, हमने अपनी भाषा में सीख लिया। यानी कि भाषा को, हाँ, अगर हमारी मातृभाषा है तो यानी कि भाषा को सीखने में बहुत आसानी से सीखा जा सकता है। और अगर बुकिश लैंग्वेज में जाएंगे तो सीखेंगे तो वही चीज़ें, पर उसको पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस PDF को पॉज करके पढ़ सकते हैं, आराम से आप पढ़ सकते हैं।
तो चलिए हम आगे देखते हैं हिंदी भाषा शिक्षण में प्रयुक्त होने वाले सूत्र। यानी कि जो हम हिंदी भाषा जो हमारा शिक्षण होगा उसमें कौन कौन से सूत्र प्रयोग किए जाएंगे। यानी कि एक शिक्षक है, वो हिंदी शिक्षण कराना चाहता है, यानी बच्चे को शिक्षा देना चाहता है, तो वो कौन कौन से विधियों का प्रयोग करे कि वो अच्छी उनको शिक्षा दे पाए और वो बच्चे शिक्षा ग्रहण कर पाएँ। तो हम चलिए इसकी ओर आगे बढ़ते हैं कि वो कौन कौन सी शिक्षा दे ताकि बच्चे जो है हिंदी भाषा का आराम से प्रयोग कर पाएँ। तो हिंदी शिक्षण में सबसे पहला है मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो यहाँ पे होता है कि हम पहले बच्चे को बड़ी बड़ी बातें सिखा देते हैं, जो बड़ी बड़ी बातें यानी मूर्त से अमूर्त की ओर, जो हमें दृश्य हो रही है। मूर्त यानी जो हमारे इंद्रियों के प्रति ग्राह्य हैं, इंद्रियों से ग्राह्य वाली चीज़ें हम उनको बताएंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया था अहिंसा का। तो अहिंसा किससे जुड़ा हुआ है? अहिंसा अगर हम शब्द लें तो जो अहिंसा है वो गांधी जी का है, गांधी जी ने दिया था उसको। तो बच्चे को हमें अहिंसा पढ़ाना है, अहिंसा का पाठ पढ़ाना है, तो हम सबसे पहले क्या पढ़ाएंगे? गांधी जी को पढ़ाएंगे। फिर गांधी जी ने अपनी विचारधाराएं दी उनको पढ़ाएंगे। फिर गांधी जी ने जब अहिंसा का प्रयोग किया उसको पढ़ाएंगे कि गांधी जी ने अहिंसा का प्रयोग किया, कैसे एक आंदोलन हुआ, तो वहाँ पे गांधी जी ने अहिंसा का प्रयोग कैसे किया। असहयोग आंदोलन हुआ तो वहाँ पे गांधी जी ने कैसे अहिंसा का प्रयोग करके बिना हिंसक हुए एक क्रांति ला दी। तो इस तरीके से हम जब उसको मूर्त चीज़ें यानी इंद्रियों के प्रति ग्राह्य चीज़ें देकर जब इंद्रियां उसके ग्राह्य उस टॉपिक पे प्रति ग्राह्य ले लेंगी, यानी कि उसको ले लेंगी ना, इंद्रियों के प्रति ग्राह्य वाली चीज़ जो देकर इंद्रियां जब उसको ले लेंगी, यानी गांधी जी के तत्व, गांधी जी की विचारधाराएं जब उसके माइंड में बैठ जाएंगी, तो वो अहिंसा का पाठ हम आसानी से पढ़ा सकते हैं। यानी क्या होगा? मूर्त से अमूर्त की ओर। स्थूल यानी मोटे टॉपिक से छोटे टॉपिक की ओर। स्थूल यानी कि मोटा, सूक्ष्म यानी कि बिल्कुल जरा सा यानी छोटा सा। तो यानी हमने बड़ा टॉपिक पढ़ाया क्या? गांधी जी। और छोटा टॉपिक क्या सीख गया वो? अहिंसा। तो अब हम चलते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो हमें बच्चे को अगर कुछ भी पढ़ाना है तो उसको ज्ञात, जो उसको पहले की चीज़ें ज्ञात हैं उनसे लिंक करते हुए हम उसको अज्ञात की चीज़ें पढ़ा देंगे। कैसे? चलिए हम चलते हैं, देखते हैं कि ज्ञात चीज़ें क्या हो सकती हैं। जैसे हम मान के चलते हैं बच्चे को मैंने दिया निबंध लिखना, ठीक है। तो बच्चे सब पहले आसानी से गाय पर निबंध लिख ही लेते कि आप भी लिख लेते हैं। गाय के 4 पैर होते हैं, गाय का रंग सफ़ेद होता है, गाय कई रंगों की भी होती हैं पर ज़्यादातर सफ़ेद गाय होती हैं, हमें सफ़ेद गाय प्यारी होती है, गाय दूध देता है, ये सब ऐसे गाय दूध देती हैं, ऐसे गाय हमारी माता है। इस तरह की चीज़ें सब भी बच्चे लिख लेते हैं। पर अगर हम कहें, एक दिन क्लास ली मैंने और बोला कि बच्चों गाय पर निबंध एक अपने फेवरेट पशु पर निबंध लिखना है, अपने जो भी आपका प्रिय जानवर है उस पर आप कल निबंध लिख के लाइएगा। तो वो लोग सोचेंगे, फिर मैं क्लास लूँगी कि आपको कौन कौन सा जानवर पसंद है, आप बताइए, सब पर्टिकुलर एक नेम बता देंगे। फिर मैं बताऊँगी कि उनको कैसे निबंध लिखना है। फिर मैं बताऊँगी कि गाय का निबंध हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था, तो गाय के निबंध में क्या क्या था, पॉइंट नोट कर देंगे कि ये था, ये था, ये था, ये था, बच्चे उसको समझ जाएंगे। तो क्या होगा, वो जब घर। हमारा थर्ड है सरल से कठिन की ओर। यानी कि अगर हम भाषा सिखाना चाह रहे हैं, उसको सिखाना चाह रहे हैं स्टूडेंट को, तो हमें भाषा सिखाने में एक विधि ये भी यूज़ करनी होगी कि पहले हमें सरल चीज़ें सिखानी होंगी, बाद में हमें कठिन की ओर बढ़ना होगा। चौथा है पूर्ण से अंश की ओर। यानी कि पूर्ण से अंश की ओर क्या? अगर भाषा सिखाने के क्रम में हमें एक विधि ऐसी यूज़ करनी पड़ती है कि पहले हमें पूरा वाक्य सिखाना होता है, कि जब बच्चा वाक्य सीख जाता है तब हम सिखाते हैं कि इसमें शब्द कौन कौन से यूज़ हुए हैं। फिर शब्दों के बाद हम उसके वर्णों पर गौर कराते हैं कि इसमें ये वर्ण यूज़ हुए हैं। तो इस प्रकार वही चीज़ होगी कि पहले पूर्ण आएगा, फिर उसके बाद अंश सिखाएंगे। फिर पांचवा है प्रकृति का अनुसरण करके। यानी कि जो भी उसको शिक्षण दिया जाए वो प्रकृति के गोद में रह कर दिया जाए, ना कि डिजिटली रूप से दिया जाए। यानी प्रकृति में जब रह के दिया जाएगा तो वो उसको अच्छे से अनुसरण भी करेगा।
6 है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तो पहले हमें पता होना चाहिए विश्लेषण क्या है और संश्लेषण क्या है, तभी विश्लेषण से संश्लेषण की ओर का मतलब समझ सकते हैं। तो विश्लेषण होता है कि जब बातों को अलग अलग बताया जाए, यानी ये सेपरेटली बताया गया, ये सेपरेटली, लेकिन वही संश्लेषण यानी कि ये पहले ये मुझे ये सर्कल नहीं बनाना चाहिए था। विश्लेषण में होगा कि पहले ये बात बताई जाए, फिर ये, यानी कि ये सब सेपरेटली बताई गई बातें। हाँ, फिर आएगा संश्लेषण की ओर, यानी कि सब एक में जुड़ी हुई बातों को बताना, सिखाना। यानी कि पहले तो हमने विश्लेषण उसका बता दिया कि ये बात होती है, फिर बात को उसके एक इंटरलिंक करके सब बातों को जोड़ के उसके सामने रखा। तो यानी विश्लेषण से संश्लेषण की ओर की विधि का यूज़ किया जाए तो बच्चों को भाषा आसानी से समझ में आ सकती है। तो 7वां है मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। मनोवैज्ञानिक यानी उसकी रुचियों, शक्तियों की और इसकी क्षमताओं के अनुसार उसको पहले सिखाना चाहिए, फिर उसको तार्किक ज्ञान देना चाहिए। फिर है विशेष से समान की ओर, यानी कि पहले उसको स्पेशल चीज़ सिखा देनी चाहिए, तब उसको सामान्य बातें अपने आप पता चलती चली जाती हैं। फिर है अनिश्चित से निश्चित की ओर। तो अनिश्चितता में क्या होगा कि यानी कि कोई बहुत सारी चीज़ें हैं जो निश्चित नहीं हैं, तो पहले उनको बताना, फिर वो खुद अपने आप से निश्चित की ओर बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो इस प्रकार हमने भाषा की विधियाँ देख ली कि भाषा शिक्षण में कौन कौन सी विधि प्रयुक्त होती हैं। अब है हिंदी शिक्षक, यानी जो हिंदी की शिक्षा देता है वो शिक्षक यानी टीचर। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि शिक्षक का रोल क्या होता है और जो शिक्षण प्रक्रिया होती है उसमें कौन कौन होता है। तो जो शिक्षण प्रक्रिया है वो त्रिमुखी है, यानी शिक्षक, टीचर, छात्र, स्टूडेंट, पाठ्यक्रम यानी सिलेबस। तो टीचर, स्टूडेंट और सिलेबस। तो हमें समझना चाहिए कि ये टीचर का रोल क्या होता है। हिंदी यानी हिंदी शिक्षक जो है तो हिंदी सिखाएगा, तो उसमें शिक्षक का रोल क्या होना चाहिए। क्या हर कोई बच्चा शिक्षक बन सकता है? तो इसमें बहुत सारे छात्र अध्यापक होते हैं जो इसमें शिक्षण करते हैं, तो क्या वे सरलता से टीचर बन सकते हैं? तो हम चलिए इस पे देखते हैं कि चिंतकों के क्या विचार हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार दिया गया है कि समाज में शिक्षक का स्थान सशक्त तथा महत्वपूर्ण है। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बौद्धिक परंपराओं एवं तकनीकी कौशल संचालित करने में केंद्रीय भूमिका निभाता है और सभ्यता की ज्योति प्रज्वलित रखने में सहायता प्रदान करता है। तो ये डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार थी। तो अब हम थोड़ा सा अच्छी इसमें चलते हैं। ये बहुत लेंदी हो जाएगी, हम इसको इतना याद भी नहीं रख पाएंगे। हाँ, सामान्य मतलब में इसका अर्थ तो समझ सकते हैं, मतलब सामान्य बातों में इसका अर्थ तो समझ सकते हैं, बट एसेंस समझने के बाद भी वहाँ पे अच्छे से ना लिख पाएँ तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। क्योंकि जो भी एग्ज़ामिनर होता है तो वो कॉपी चेक करते टाइम क्या देखता है कि वो जो डेफिनेशन लिखी गई है वो ऑथेंटिक तरीके से लिखी गई है। ऐसा नहीं कि अपनी भाषा में लिखा है, थोड़ा सा मानक भाषा में लिखनी होती है। तो हम वहाँ पे डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर की देंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर की बहुत अच्छी उन्होंने दी है, चलिए देखते हैं। अध्यापक टीचर उस दीपक की तरह है जो स्वयं जलकर संसार को प्रकाशित करता है। यानी जब जो अध्यापक होता है वो खुद जलता है, स्वयं जलकर संसार को प्रकाशित करता है। तो ये तो बहुत ईजी हो गई, टीचर का बिल्कुल हमें पता ही चल गया अर्थ है क्या। अब हम रविन्द्रनाथ टैगोर, यहाँ पे हम कबीरदास जी का भी दे सकते हैं। कबीरदास जी क्या कहते थे? कबीरदास जी ने एक पंक्ति लिखी है कि दीपक लिया जाई था लोक वेद के साथ, आगे ते सदगुरु मिलिया दीपक दिया हाथ। यानी कि मैं पहले जा रहा था लोक वेद यानी कि संसार और वेदों के पीछे मैं लगा जा रहा था, उनको पढ़ रहा था, समझ रहा था और मुझे लग रहा था कि मैं यहीं से मोक्ष की प्राप्ति कर लूँगा, यहीं से मैं पूरा ज्ञान प्राप्त कर लूँगा। पर लेकिन मैं गलत था। जब मुझे सदगुरु आगे मिले, उन्होंने दीपक मेरे हाथ में दिया और आगे मुझे रास्ता दिखाया कि क्या रास्ता है ज्ञान प्राप्त करने का, परमात्मा को प्राप्त करने का। तो वहाँ पे गुरु की महत्ता है कि गुरु ही रास्ता दिखाते हैं, गुरु ही हमें बताते हैं कि हम अपने लक्ष्य पर कैसे पहुँच सकते हैं। एक बहुत अच्छी वो हमारे साहित्य में भी कोट की जाती है गुरु की महानता को लेके, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है।
गुरु, हाँ यस, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म, गुरु ऐसे ही कुछ है, ये वाली लाइन मुझे याद नहीं आ रही। तो इस तरह के गुरु की महत्ता को लेके जो जो भी वाक्य हमें पता है, जो भी हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, देखते हैं, तो उनको हम यहाँ पे हिंदी शिक्षक में शिक्षक की भूमिका के तौर पे दिखा सकते हैं कि शिक्षक की भूमिका होती क्या है। फिर आते हैं हिंदी शिक्षक के जो है उनके गुण क्या होने चाहिए। देखिए, किसी की पर्सनैलिटी होती है, यानी जो भी शिक्षक है उसके पास 2 पर्सनैलिटी होंगी। एक तो उसकी व्यक्तिगत पर्सनैलिटी होगी कि वो व्यक्तिगत तौर पे कैसा है, और दूसरी होगी उसकी व्यावसायिक पर्सनैलिटी, यानी कि पहले तो टीचर की व्यक्तिगत पर्सनैलिटी होगी, वो कैसा है, अपनी जो डेली लाइफ को वो कैसे अपनी पर्सनैलिटी को देखता है, मतलब लोग उसकी पर्सनैलिटी को कैसे देखते हैं। और फिर आता है कि जब वो अपनी जॉब करने आता है तब उसकी पर्सनैलिटी कैसे होनी चाहिए, यानी जो गुण होने चाहिए उसकी दो भागों में बांट कर देखा गया है। तो चलिए हम इस पे देखते हैं। तो व्यावसायिक संबंधी गुणों में बताया गया है कि शिक्षक जो है उसके पास मानवीय गुण होना चाहिए। मानवीय गुण का मतलब कि वो एक अच्छा अध्यापक बने तो उसके पहले उसको एक अच्छा मानव बनना चाहिए। कहते नहीं है कि सबसे पहले एक अच्छा व्यक्ति बनो, उसके बाद देखते हैं कि तुम वो काम कर पाते हो कि नहीं। अच्छा व्यक्ति बनने का ये नहीं होता है कि वहाँ पे हम अपनी हेयर स्टाइल अच्छी करें और अपने ड्रेसिंग सेंस अच्छी करें, वहाँ वो नहीं होगा। वहाँ पे होगा मानवीय गुण। एक मानवीय गुण होगा, यानी कि आप जानवर को मार रहे हो उस तरह आप बच्चों को ना मारने लगो। वहाँ पे ऐसा गुण होगा आपकी पर्सनैलिटी में, तभी आप एक अच्छे टीचर बन सकते हो। यानी एक सब समाज में एक सभ्य व्यक्ति बनना जरूरी है। एक दूसरा है रचनात्मक विचारधारा। टीचर के पास रचनात्मक विचारधारा होनी चाहिए, यानी कि जब भी वो पढ़ाए तो उसको कुछ ना कुछ रचनात्मक कार्य करने चाहिए, इससे बच्चा बोरिंग ना हो, यानी कि वो अच्छे से उनके विचारों को ग्रहण कर सके। वो जो विचार दे रहे हैं वो उसको बच्चा ग्रहण कर सके, और हमेशा नए नए विचार देने के लिए तत्पर रहे और नए विचारों को ग्रहण करने के लिए तत्पर रहे। ऐसा ना हो कि वो कभी जो टीचर है वो पढ़ा है 2002 का, मान के चलिए, मैं ऐसे ही ले रही हूँ डेट, 2002 का पढ़ा हुआ है, पर लेकिन वो आज पढ़ा हुआ है, खुद स्वयं पढ़ा हुआ है, लेकिन उसको जॉब मिली और वो उसकी जॉब लग गई 2020 में 2020 में जॉब लग गई। वो आया जॉब करने, ठीक है, उसने करा, सब कुछ करा, पर लेकिन उसने कहा कि अरे जब मैं पढ़ता था तो ये डिजिटल बोर्ड तो यूज़ नहीं होता था, तो मैं ये डिजिटल बोर्ड नहीं यूज़ करूँगा, मैं अपनी श्यामपट्टी यूज़ करूँगा। तो और फिर आएगा कि प्रोजेक्टर तो यूज़ नहीं होता था, मैं प्रोजेक्टर नहीं, बुक पे जो आप दिया गया आप उसी के अकॉर्डिंग पढ़िए। तो यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो समसामयिक ज्ञान जो है वो ना दे सके, यानी अपने रचनात्मक प्रकृति न दिखा सके। यानी कि टीचर में रचनात्मक प्रकृति होनी आवश्यक है, यानी कोई नया विचार आया है तो उसको ग्रहण करे और बच्चों को दे। शिक्षण विधियों में निपुणता होनी चाहिए। जो भी हमने आगे देखी है शिक्षण विधि, उसमें निपुण होना चाहिए और वो सभी बच्चों के लिए समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं असमानता उसमें रखें। अच्छा नागरिक बने, यानी कि समाज के लेवल पे, यानी कि देश पे एक अच्छा नागरिक होना चाहिए, अपने कर्तव्यों के प्रति उत्तरदायी हो, और स्कूल में बच्चों को कर्तव्य निभाने के लिए उत्प्रेरित कर सके, और जो मूल कर्तव्य दिए गए हैं उनके प्रति अपनी भावना रखता हो, देश के प्रति अपनी भावना रखता हो, देश प्रेमी होना चाहिए, और नागरिकता की भावना इसी प्रकार उसके अंदर होनी चाहिए। और मधुर संबंध, यानी कि वो सबसे ऐसा नहीं है केवल ये मधुर संबंध वाला, ऐसा ना समझिए कि वो केवल टीचर और छात्र के बीच में ही हो। टीचर को मधुर संबंध सबसे बनाने होने मतलब सब जो टीचर है उसको ना मधुर संबंध सबसे बनाने पड़ते हैं। बच्चे के साथ ही नहीं, बच्चे के अभिभावक के साथ भी बनाना पड़ता है, स्कूल के प्राध्यापक के साथ, स्कूल के अन्य टीचरों के साथ, इस तरह उसको सभी के साथ मधुर संबंध बनाने होते हैं। इस प्रकार उसके व्यक्तित्व में मधुर संबंध गुण होने चाहिए। धैर्य तथा आत्मसंयमित होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। कोई बच्चा का होमवर्क नहीं करके लाया, ऐसा ना हो कि वो उसको थप्पड़ मार दे। उसको समझाना चाहिए कि आपको होमवर्क रोज़ करना चाहिए, पेंडिंग नहीं रखना चाहिए। हाँ, आत्मसंयमित होना चाहिए, कभी भी वो क्लास में अपनी ऊटपटांग हरकतें ना करे। अपनी भाषाओं में संयमता होनी चाहिए, अपने व्यवहार में संयमता होनी चाहिए। सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार मतलब यानी कि एक बच्चा जैसे बीमार है तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस बच्चे की केयर करे,
यानी कि उस बच्चे की आत्म सहानुभूति हो उसके प्रति कि इस बच्चे को बीमार है तो इसको थोड़ा सा पढ़ाई से हटक के कुछ अलग एक्टिविटीज़ में लगा दिया जाए, यानी कि उसको थोड़ी सी केयर की ज़रूरत होती है बच्चे को। तो इस प्रकार की उसकी सहानुभूतिपूर्ण कई सारी चीज़ों में आएगा कि बच्चा वीक है तो उसके प्रति सहानुभूतिपूर्ण हो कि बच्चे को कैसे टैलेंट उसके निकाला जाए। अब हमारा अगला ईमानदारी कि शिक्षक में ईमानदारी होना आवश्यक है, ईमानदारी का गुण होना आवश्यक है, तभी वो ईमानदारी से अपने कार्य को भी कर सकेगा। व्यवसाय के प्रति निष्ठा, यानी कि जो भी व्यवसाय कर रहा है, यानी शिक्षक क्या है, शिक्षण का उसके अंदर शिक्षण की प्रक्रिया चलाता है, तो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान उसमें जो है अपने शिक्षक प्रक्रिया के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं हो कि वो किसी भी चीज़ के प्रति अपनी जवाबदेहिता ना दे और अपने कार्य के प्रति निष्ठावान ना हो। समसामयिक घटनाओं का ज्ञान होना चाहिए, जैसा कि हमने जाना कि वो करंट के सारे टॉपिक पर ध्यान रखता हो ताकि बच्चे को करंट की चीज़ें बता सके। जैसा कि आज रूस यूक्रेन में जो वॉर चल रही है इतने दिनों से, तो बच्चे को ऐसा बच्चा जब आए क्लास में तो बच्चा कहे कि सर ये थर्ड वॉर न्यूज़ चैनल में थर्ड वॉर सुनने को आ रहा है, ये क्या है सर। तो टीचर को पता होना चाहिए कि क्या करंट में चल रहा है। बच्चा न्यूज़ भी देखता है, बच्चा दूसरों की बातें भी ऑब्जर्व करता है, तो बच्चे में जो क्वेश्चन क्वेरीज हों तो उनका आंसर देने के लिए, यानी उसके समसामयिक घटनाओं से उसको उसके अंदर होना चाहिए कि वो उनसे अवतरित रहे ताकि वो बच्चे के जो क्वेरीज हैं उनका वो आंसर दे सके। अब उसके देखते हैं व्यावसायिक गुण, यानी कि जिस व्यवसाय में लगा हुआ है उसके प्रति उसके क्या गुण बनते हैं। विषय का ज्ञाता हो, जो भी विषय पढ़ा रहा हो उसमें ज्ञान प्राप्त किया हो, निपुण हो ताकि बच्चे के हर आंसर को दे सके। व्यावसायिक प्रशिक्षण, यानी कि उसमें जो अध्यापक है यानी जो वो अपना जो भी कार्य कर रहा है अगर उसको प्रभावशाली बनाना है तो उसमें उसको स्किल लेनी पड़ेगी, यानी प्रशिक्षित होना पड़ेगा। हाँ, जैसे कि मैं एग्जांपल दूं कि अगर एक टीचर हैं वो थोड़ा सा एजेड हो गए हैं, मतलब थोड़ा सा सीनियर सिटीजन टाइप के हैं, तो आज कोरोना चल रहा है, सॉरी आज कोरोना नहीं चल रहा है, मतलब ये टीचर हैं तो कोरोना में आया ऑनलाइन पढ़ाना है, सर ने कहा ठीक है ऑनलाइन पढ़ाना है। तो अब उनको लगा कि मैं ऑनलाइन कैसे पढ़ाऊँ, ऑनलाइन में क्या करना होता है, कैसे डिजिटल बोर्ड यूज़ करना होता है, कैसे जो Q&A होता है वो कैसे लेते हैं, कैसे बच्चों से संपर्क बना के रखते हैं, क्योंकि मैं तो सामने से पढ़ाता चला आ रहा हूँ, सामने से पढ़ा रहा हूँ तो मैं बच्चों को डांट भी देता हूँ। अब मैं कैसे पता करूँगा कौन सा बच्चा पढ़ रहा है कौन सा नहीं पढ़ रहा है। तो ऐसे टीचरों को क्या लेना पड़ता है, प्रशिक्षण लेना पड़ता है, यानी अपने व्यावसायिक में प्रशिक्षण लेना पड़ता है। उनको कई सारे स्किल दी जाती हैं कि आप ऐसे पढ़ाइए ऐसे पढ़ाइए, तो इस प्रकार प्रशिक्षण लेना पड़ता है। निरंतर अध्ययनशीलता, यानी कि वो जिस चीज़ में लगे हुए हैं उसमें निरंतर अध्ययन करते रहते हैं। यानी क्या होता है, अध्ययन करोगे, निरंतर अध्ययन, सतत अध्ययन से क्या होती है, कला विकसित होती है, कला में निपुणता हासिल होती रहती है। मधुर संबंध, सभी से मधुर संबंध बना के चलने वाला होना चाहिए उसके व्यावसायिक गुणों में। और प्रशासनिक योग्यता होनी चाहिए, जिस प्रशासन में लगा हुआ है यानी प्रशासनिक गुणों का होना चाहिए। यानी प्रशासनिक गुण क्या हो सकते हैं, आत्मविश्वास, संगठन की योग्यता, परिश्रम, व्यवस्थापन तथा निर्देशन की योग्यता आदि गुण उसके अंदर होने चाहिए। इसी के माध्यम से वे एक अच्छे शिक्षक की भूमिका अदा कर सकता है या कर सकती है। अब देखते हैं हिंदी शिक्षक का महत्व क्या है। तो हिंदी शिक्षक का महत्व कि छात्रों के सरल अध्ययन में भूमिका निभाते हैं, यानी कि उनको जितना अच्छे से हो सके उनको शिक्षण देने में उनकी सहायता करते हैं। व्याकरण में बताना है, यानी कि हिंदी की भाषा से संबंधित जितने चीज़ें होती है ग्रामर से यानी व्याकरण से संबंधित जितनी भी त्रुटियाँ होती हैं उनको दूर करने में उसको हेल्प करते हैं। और सृजनात्मक सोच विकसित करते हैं, यानी क्रिएटिविटी उसके अंदर लाते हैं। भाषा को दैनिक व व्यवहारिक जीवन से कैसे संबंधित करें, इसमें शिक्षण में इसका प्रयोग करके शिक्षक अहम भूमिका निभाते हैं। जैसे दैनिक जीवन में तो हम कई सारी बातें दैनिक जीवन में हम कई सारी चीज़ें यूज़ करते हैं और उसको हम व्यवहारिक जीवन में जो हम पढ़ रहे हैं उसको दैनिक में और व्यवहारिक जीवन में कैसे यूज़ कर सकें वो टीचर ही बताते हैं। और शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करके शिक्षण बच्चों के अंदर रुचि और ध्यान आकर्षित करते हैं। इन सब चीज़ों का उपयोग करके उनकी रुचि और ध्यान आकर्षित करके भाषा शिक्षण माध्यम जो भी भाषा शिक्षण देना है उसकी प्रभावशीलता को प्रभावशाली बनाते हैं। और छठा है क्रियात्मक अनुभव प्रदान करते हैं छात्रों को विभिन्न प्रयोग करके। तो इस प्रकार हमने इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है कि भाषा
प्रयोग जो है एक कौशल है। तो भाषा का प्रयोग हमने जाना ये कितना बड़ा कौशल है कि उसको प्रयोग करना ही एक कौशल है। कई सारी चीज़ें आज हम जब देखते हैं कि हम इतनी आसानी से हिंदी व्याकरण का यूज़ कर लेते हैं, तो कहीं न कहीं वो हम उसमें कौशलता हमने प्राप्त कर ली है। तो अगर हम अदर लैंग्वेज ले लें, तो अभी हम जब सीखेंगे तो हम कई सारी मिस्टेक कर देंगे। तो लेकिन जब हम बोलेंगे तो कई सारे मिस्टेक कर देंगे, लेकिन जब हिंदी बोलेंगे तो हमने बहुत कम ही लोग जो होंगे जो मिस्टेक करेंगे, पर लेकिन अधिकतर लोग अच्छे से उसको बोल लेंगे। मानक भाषा तो आराम से सभी बोल लेंगे, पर हाँ कहेंगे कि कहीं कहीं वर्ड हो जाएंगे जो फंसेंगे, जहाँ पे हम अपनी व्यवहारिक जो बोलचाल की भाषा होगी उसको बोल देंगे। तो इस प्रकार हमने इसको समझा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।